नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस की अगली कड़ी में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कई सारे वीडियोस में बताया कि सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस सारे स्टेट की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हर स्टेट का सिलेबस और साथ ही साथ उनके सब्जेक्ट का ओवरव्यूज होगा और धीरे धीरे अगर समय रहा तो ओवरव्यूज के साथ उनके चैप्टर्स भी करेंगे, लेकिन समय के साथ करेंगे। तो उसी कड़ी में हमने हरियाणा का बनाया है, राजस्थान का बना चुके हैं, दिल्ली का बन चुका है, गुजरात का बन चुका है ना। और उसी कड़ी में आज हम आपके सामने आए हैं पंजाब को लेकर। तो अगर आपको कहीं पर भी चाहिए कि भाई किसका सिलेबस कहाँ है या इसकी सीरीज़ कहाँ है, तो आप उस सीरीज को चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं आप जाकर कि उसका सिलेबस क्या है। तो आप लिखेंगे आरजेएस सीरीज़ तो सारे वीडियोस निकल जाएंगे। आप लिखेंगे पंजाब सीरीज़ या हरियाणा सीरीज़ या दिल्ली सीरीज़ या गुजरात, तो आपको वो पूरा एक साथ ही सारा फॉर्मेट मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पंजाब का एग्ज़ाम कौन दे सकता है। पंजाब का प्री का एग्ज़ाम तो कोई भी दे सकता है। मेन के एग्ज़ाम में दिक्कत ये है कि उसमें ट्रांसलेशन आती है, इंग्लिश टू गुरुमुखी, गुरुमुखी से इंग्लिश। बस वहीं आके 150 मार्क्स का जो आपका पेपर है वहाँ आके थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बाकी पंजाब का प्री तो कोई भी दे सकता है। प्री तो दो, फिर मेन की मेन में देखेंगे। बाकी के मेन के लॉ के पेपर अटेंड कर लेना, गुरुमुखी छोड़ देना, क्योंकि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं अपनी कंटिन्यूटी के लिए, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने कॉन्फिडेंट के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए पंजाब का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। पंजाब का जब आप सिलेबस देखते हैं तो पंजाब और टीपी का सिलेबस एक जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पंजाब और हरियाणा का सिलेबस, पंजाब और हरियाणा का सिलेबस लगभग सेम ही है। हरियाणा के अंदर ये है कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज नहीं आती, पंजाब में लोकल लैंग्वेज आती है। तो ये चर्चा करते हैं पंजाब के सिलेबस को लेके। पंजाब में सीपीसी है, आप सब पढ़ते हैं सीपीसी को। पंजाब के अंदर पंजाब कोर्ट एक्ट है। ये पंजाब कोर्ट एक्ट जो है ये हरियाणा में भी है, ये पंजाब में भी, दोनों में कॉमन है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सारे इजी है। एसआरए भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन है, आईपीसी है और सीआरपीसी है। तो देखो इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंट है, वो है पंजाब कोर्ट एक्ट, बाकी सारे के सारे कॉमन है और बाकी सारे सब्जेक्ट भी कॉमन है। आप लोग किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में करते ही हैं, तो पंजाब का प्री एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। अभी हालांकि पंजाब का अभी प्री हो गया, मेन हो गया है, तो इस साल वाला एग्जाम चला गया। अब नेक्स्ट जो पंजाब की वैकेंसी आएगी वो 2024 में आएगी, तो आप उसके लिए जरूर तैयार करें। जो स्पेशली पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो करें, पंजाब के जो भी स्टूडेंट है कोशिश करें वो ड्यूरिंग एलएलबी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो पंजाब वालों आपसे यह है क्योंकि आपका कंपटीशन दूसरों से कम है, तो आप लोग अपने एलएलबी के सेमेस्टर, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेम से कर ले, यदि आप 3 ईयर लॉ कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर से कर ले। उससे फ़ायदा क्या बेटा, शुरू से आप करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके सबसे प्लस पॉइंट है कि आपका कंपटीशन ज़्यादा लोगों से नहीं है। तो आपको तो अपनी प्रिपरेशन एलएलबी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर से ही कर देनी चाहिए, ताकि जैसे एलएलबी कंप्लीट हो कुछ और सोचने की जरूरत ना पड़े। रिवीजन 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 इतना करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके साथ जिन्होंने पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको लगता है हम कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिसिंग चल रही हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है तो अपना एक दिन का टाइम फिक्स कर ले, मैं मॉर्निंग 5 आवर या इवनिंग 5 आवर पढ़ूंगा, बाकी दिन भर मैं अपना काम करूंगा। जो भी हाउस वाइफ है वो अपना टाइम डिवाइड कर ले कि भाई मुझे रोज इतने घंटे एटलीस्ट पढ़ना है, बाकी का टाइम अपने परिवार अपने बच्चों को दूंगा। तो एक टारगेट बना के करो तो जीवन में हर काम कर सकते हैं, कोई इशू आता नहीं है उसके अंदर। चलिए इसी कड़ी में आज पंजाब का मैं एक सब्जेक्ट लेकर आई हूँ और वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जैसे कि मैंने एक सीरीज चला रही हूँ, इसमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं हमारे पंजाब के, उन सब के ओवरव्यूज पे एक एक वीडियो आपको मिलेगी। टोटल 13 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से शुरुआत हो रही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये कॉमन एक्ट है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा, ये बिहार में भी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है आपको बिहार में भी मिलेगा, यही सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है आपको क्या कहते हैं हरियाणा में भी मिलेगा। तो काफ़ी सारी जगह पे ये लोग कॉमन चलते हैं, तो ये कई जगह पे काम आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है इसका ऑपोजिट हम कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे चीज़ों को सेल करते हैं मूवेबल को, तो इसके ऑपोजिट हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। कहाँ पढ़ते हैं, टीपी एक्ट में। आप टीपी एक्ट में जाइएगा, टीपी एक्ट के अंदर सेक्शन 54 से लेकर 57 जो कि सेल की बात करता है, चैप्टर नंबर हमारा है 3, ठीक है, वो भी सेल की बात करता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी सेल की बात करता है। फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो टीपी एक्ट जो है सेल ऑफ गुड्स की सेल की बात करता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, और सेल ऑफ गुड्स के अंदर जो होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की है, ठीक है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, एक्ट नंबर इसका 3 है, याद करना इजी है, 30 से पीछे 3 इसका एक्ट नंबर है। इस पे सिग्नेचर कब हुए थे, आते हैं इसके सिग्नेचर की डेट पे चलते हैं।
तो इसके सिग्नेचर हुए थे 15 मार्च को, तो सिग्नेचर की डेट ले लीजिए 15 मार्च, क्योंकि प्री के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसके सिग्नेचर की डेट है हमारे 15 मार्च। और इसके कमेंसमेंट की डेट वही है जो कि टीपी एक्ट की 1 जुलाई, यानी टीपी एक्ट भी 1 जुलाई है, ये भी 1 जुलाई है। कैसे याद किया कि टीपी और ये दोनों ही सेल की बात करते हैं, दोनों ही 1 जुलाई को है, तो दोनों का कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई है। टोटल चैप्टर्स में अपने पास 7 है, टोटल सेक्शन 66 है। एक्सटेंड इसका पूरे इंडिया में हो चुका है अब 31 अक्टूबर के बाद, ठीक है। और ये किन पे अप्लाई होता है, तो लिख दीजिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है बेटा, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी में, क्योंकि ई मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कहाँ पढ़ते हैं, ई मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है। छोटा सा एक्ट है, मैं अगर देखा जाए पूरा एक्ट ना पढ़ना पड़े तो भी इसमें 2-3 चीजें पढ़ लीजिए। सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, अपने आप में सफिशिएंट है। सेक्शन 12 पढ़ लीजिए, वारंटी गारंटी अपने आप में सफिशिएंट है। तो सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 12, 13 और सेक्शन 45 से लगा के 55 तक, तो समझ लीजिए आपको आधे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हाई जुडिशियल में भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है। केवी टेम्पेटर, क्रेता सावधान आपने सुना होगा, सेक्शन 16 वो भी इसी में आते हैं। तो इसको प्री के लिए पूरा पढ़ना, मेन के लिए सेलेक्टेड पढ़ना होता है। चलिए चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 जो सबका है वही इसका है, और चैप्टर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ, मैं तो 1, 2 का 3 हूँ। चैप्टर 2 कहता है चलो फॉर्मेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। क्या कहते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट के पैरेलल चलता है। हमने जब लॉ किया था तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2। उस कॉन्ट्रैक्ट 1 और 2 के साथ हम लोगों के सेल ऑफ गुड्स होता था, पार्टनरशिप होता था और एसआरए होता था। और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आया, पता आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कहाँ से निकल के आया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 7 से निकल के आया, जो था सेक्शन नंबर 76 से 123। वो वहां से हो गया रिपील और यहाँ पे आ गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल गया। तो जब भी सेल करना तो कॉन्ट्रैक्ट को करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया 4 से 17, कहाँ से कहाँ तक किया, 4 से 17। फिर इसको भी डिवाइड कर दिया, सेक्शन 4 का अलग पार्ट है, 5 अलग है, 6 to 8 अलग है, 9 to 10 अलग है और 11 से 17 अलग है। सेक्शन 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अग्रीमेंट टू सेल की बात करता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। यहीं से आपका मेन का क्वेश्चन बनता है। सेक्शन नंबर 5 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, कैसे आपका बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 6 to 8 कहता है कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे, कौन से वॉइडेबल होंगे, वॉइड की बात करेगा, वॉइडेबल की बात करेगा, किन किन का कर सकते हैं। 9 to 10 कहता है प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा, आपस में बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन से पूछ सकते हैं। और 11 से 13 में कंडीशन ऑफ वारंटी बताता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके 2 मेन के क्वेश्चन बनते हैं, सेक्शन 4 से और सेक्शन नंबर 11 से 13 तक में। गारंटी और वारंटी क्या है, गारंटी का वारंटी में बदली जा सकती है। गारंटी में क्या होता है, चीज आपको पैसे रिटर्न हो सकता है, लेकिन वारंटी में पैसे रिटर्न नहीं होते, सिर्फ रिपेयरिंग करके आपको दिया जाता है। तो कब आप गारंटी को वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया, यही हमारे मेन का क्वेश्चन है। देन चलते हैं हम वापस हमारे नंबर 3 पे, इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के हित में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका इफेक्ट क्या होगा। 2 पर्पज के लिए करेंगे हम, एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, एक तो हम लोग करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, और दूसरा करेंगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल के लिए। तो सेक्शन नंबर 3 कहता है इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 18 से लेके 30 तक। देन आता है चैप्टर नंबर 4 कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये चैप्टर 4 है ना बेटा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत सही जगह पे बेटा, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसआरए में है। अब आप एक काम करना, जब ये वीडियो देखे ना तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसका चैप्टर और सेक्शन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसआरए में चैप्टर और सेक्शन चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो जब कभी भी आप पढ़ते हैं और एक जैसी चीजें दिखती है, हाथों हाथ उसको रिकॉल करके कनेक्ट कर दिया करो, उससे आपको याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एक साथ याद करेंगे बीच में से छूट जाएगा, लेकिन जब बीच बीच में से हम जगह जगह से याद करेंगे तो हमेशा के लिए हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 कहता प्रीलिमिनरी, 2 कहता फॉर्मेशन होगा, 3 कहता इफेक्ट क्या होता, 4 कहता चलो आओ परफॉर्मेंस करवा देते हैं 31 से 44। अब परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा, सेलर को बुलाओ। ठीक है, अब आता है कि राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अगर आपने पैसे पूरे नहीं दिए तो आपने उधार लिया सामान, पूरे पैसे नहीं देते, मेरे क्या क्या राइट्स होंगे, कब कब मैं सामान रख सकती हूँ, जिसको बोलते हैं लियन का राइट, धारणा अधिकार, लियन, राइट टू लियन। राइट टू लियन यहाँ पर भी पढ़ते हैं, राइट टू लियन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं, राइट टू लियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ते हैं। और देखो तीनों आपके कोर्स में, एक लियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, दूसरा लियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2 में, और तीसरा लियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में। तो लियन के राइट आपके हर जगह काम आते हैं। तो आता राइट्स ऑफ अनपेड सेलर लियन 45 से 54 तक। अब चलिए इसको भी अपन ने डिवाइड कर दिया।
जिसके अंदर पहला आता है डेफिनेशन एंड राइट्स की बात करता है। पहला हमें डेफिनेशन राइट्स बताता है 45 से 46। देन आता अनपेड सेलर्स के लिए इनके राइट क्या होगा, सामान को कब तक रोक के रख सकता है 47 से 49। फिर आता है स्टॉपेज ऑन इन ट्रांजिट, क्या रास्ते में सामान रवान होने के बाद भी रोक सकता है या नहीं रोक सकता है 50 से 52। और देन आता है ट्रांसफर बाय बायर्स एंड सेलर्स 53 से 54, कब आप आगे भेज सकते हैं सामान, कब नहीं भेज सकते हैं, कब रीसेल कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। ये पूरा चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% मेन में सवाल आता है। तो मोटे मोटे आपके मेन के 3 सवाल आपको देखने को मिले हैं। सेक्शन 4 से आता है, उसके बाद 11 से 17 में आपका सेक्शन 16 क्या होता है, केवी टेम्परेचर आ जाता है। देन आपके पास आता है 45 से 54 अनपेड सेलर कौन होता है, उसके राइट्स क्या होते हैं, लिएंट्स के राइट्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन आता है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से आपको फिर से काम करना है, चैट बॉक्स में लिखना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, ये भी आपको चैट बॉक्स में लिख के भेजना है। आपको रिकॉल होगा, नहीं आता है थोड़ा अपने बैरक खोल के देखना है, ठीक है। तो पहले में प्रीलिमिनरी आता है, फिर फॉर्मेशन करता है, फिर इफेक्ट बताता है, फिर परफॉर्मेंस करता है, फिर राइट्स बताते हैं। राइट्स के बाद आप ब्रीच करते हो तो उसके लिए हम केस करते हैं, और देन आता है मिसलेनियस, सब कुछ खत्म 62 से 66 तक, ठीक है। तो बहुत छोटा सा एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी पंजाब जुडिशरी वाले हैं स्पेशली आज के आज जब वो जैसे ये वीडियो खत्म हुआ सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकालेंगे, उनका चैप्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद इनके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके चैप्टराइजेशन करके अपने रजिस्टर में लिखेंगे। उससे क्या होता है बेटा, कई बार जब हम ऊपर की चीज़ों को याद करते हैं कॉन्फिडेंट डेवलप होता है, यस मैं कर सकता हूँ, तो उससे आपका सिलेबस भी आपको याद हो जाता है टोटली मेरे सिलेबस में है क्या। वो बैरेक जो कई दिनों से बंद पड़े, वो किताबें जो कई दिनों से बंद पड़ी खुल जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो भी पंजाब जुडिशरी की प्रिपरेशन करता है सबसे पहले उनको मार्केट जाके क्या करना चाहिए, पंजाब प्री के प्रीवियस ईयर के पेपर और पंजाब मेन के प्रीवियस ईयर के पेपर लाने हैं, चाहे सॉल्व चाहे अनसॉल्व, और वो लाके अपने टेबल पे रखें और उनको जब भी जैसे समय मिले उसको एक बार रीडिंग कर ले और ये देख ले कि पैटर्न क्या चल रहा है और मुझे किस लेवल की मेहनत करनी है, वो ध्यान रख के फिर आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें। आपके पास अपनी स्टडी के लिए बैरेक्ट होने चाहिए, गाइड्स अवेलेबल हो, प्री के लिए वो ले ले, मेन के लिए गाइड ले ले, साथ ही साथ रजिस्टर होने चाहिए और 3 से 4 कलर के पेन और हाइलाइटर्स होने चाहिए। आपके पास एक टेबल होनी चाहिए जिस पर आप ये सब रख के रोज अपनी रीडिंग कर सकते हैं, एक कंटिन्यूटी आपके साथ में होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की, तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के अंदर जो है फाउंडेशन बैच चलते हैं हमारे यहाँ पे, तो पंजाब जुडिशरी के फाउंडेशन बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास पंजाब जुडिशरी के फाउंडेशन बैच है। अब यहाँ पे आता दिक्कत कि इस फाउंडेशन बैच में हमारी लैंग्वेज क्या रहती है, बिल्कुल पंजाब वालों के साथ ये रहता है कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या होगी, तो हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेज अवेलेबल है। मैं जो पढ़ाती हूँ इंग्लिश और हिंदी में, पंजाबी में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश में मैं पढ़ा सकती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं और सैटरडे टेस्ट होता है। टेस्ट का पेपर जो आता है वो इंग्लिश में आता है, टेस्ट का पेपर जो होता है वो हमारा इंग्लिश में होता है। प्री के भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें, मेन के क्वेश्चंस होते हैं और मेन में कैसे लिखना वो भी सिखाते हैं। तो आप डेमो लेकर देख सकते हैं 3 डेज का पंजाब वालों, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि मेरे पढ़ाने का पैटर्न क्या है। पढ़ाने का जो हमारा रहता है वो हम पढ़ाते हैं 0 से Z तक, यानी हम जो भी लॉ आपको पढ़ाएंगे वो लॉ में हम प्री के लिए भी पढ़ाएंगे, उसको मेन के लिए भी पढ़ाएंगे, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से भी पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी पढ़ाएंगे। साथ साथ केस लॉज भी हम लोग लिखाते हैं, रिसेंट केस लॉज लिखाते हैं, लीडिंग जजमेंट लिखाते हैं, वो सब रहता है। साथ साथ की पॉइंट्स लिखाते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स लिखाते हैं, ताकि मेन एग्जाम आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। पंजाब जुडिशरी की फीस क्या इसके बारे में पता कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर महीने बैच स्टार्ट होता है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन के सब बीच में ज्वाइन करते हैं तो जो पार्ट आपका आगे निकल चुका है वो आपको नेक्स्ट बैच में मिल जाता है, तो वो भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं, आप जोधपुर आके भी अटेंड कर सकते हैं और आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चलती हैं जूम ऐप पर, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल नहीं है। आप सोचते जिस दिन छुट्टी हो गई तो छुट्टी लेनी नहीं है, फिर भी किसी कारण से हो गई तो उस दिन के आपको जो दूसरे बच्चे नोट्स लिखते हैं आज मैम ने क्या लिखा है वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, वो चैप्टर आपको वापस समझा सकते हैं, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। और क्लास के में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए